देखो एक चीज समझ लो, आपके हिंदी के पेपर को अटेम्प्ट करते समय उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी दिक्कत मराठी के पेपर को अटेम्प्ट करते समय यूजुअली आती है। बिकॉज हिंदी के पेपर में आपको पता होता है कौन कौन सी चीजें किस किस प्रकार से आपको लिखनी है, किस किस प्रकार से प्रेजेंट करनी है। तब भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से बच्चों के मार्क्स कटते हैं। अब वो कौन सी चीजें जिनको जानना जरूरी है वो आज की वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकेटर में आप सबका स्वागत करता हूं। पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कल का होने वाले हिंदी के पेपर का प्रेजेंटेशन के बारे में, जहां पर इससे लेके दो चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले तो हिंदी के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए जो टोटल समय, टोटल टाइम जो आपको मिल रहा है उसका सही यूटिलाइजेशन, सही मैनेजमेंट कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ पेपर को अटेम्प्ट करते समय जिस सीक्वेंस में आपको पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, जिस सीक्वेंस में आपको सेक्शंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, विभागों को अटेम्प्ट करना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ हर एक सेक्शन को अटेम्प्ट करते समय, हर एक विभाग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स को ध्यान में रखना जरूरी है। अब वो कौन से होंगे वो वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अगेन इन दोनों चीजों को डिटेल में जानने से पहले वीडियो को अभी पॉज करके एक लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कल का हिंदी का पेपर आपके हिसाब से कैसे जाएगा। शुरुआत अगर हम लोग टाइम मैनेजमेंट के साथ करें तो आपके हिंदी के पेपर में कुल मिला के 5 सेक्शंस पूछे जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला गद्य विभाग जो है वो 30 मिनट्स के अंदर आपका कवर हो जाना चाहिए, जहां पे 20 मार्क्स का गद्य विभाग आपके पेपर में पूछा जाएगा। अगेन सेकंड पद्य विभाग जो कि 12 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, वो 20 मिनट के अंदर अंदर आपका खत्म हो जाना ही चाहिए। तीसरी चीज पूरक पठन जो 8 मार्क्स के लिए यानी कि 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, उसके लिए भी 20 मिनट इज मोर देन इनफ। अगेन व्याकरण की अगर बात करें तो 14 मार्क्स का पूछा हुआ यह व्याकरण आपको 25 मिनट्स के अंदर अंदर खत्म करना है। मुझे पता ये चैलेंजिंग है, बट विद द प्रैक्टिस ये 25 मिनट्स के अंदर आपका हो ही जाएगा। एंड लास्ट में उपयोजित लेखन के लिए 75 मिनट्स रखे। अगेन हाउ 75 मिनट्स, 5 टॉपिक्स आप अटेंड करोगे, हर एक टॉपिक को 15 मिनट्स भी देते हो तो 75 मिनट्स मोर देन इनफ है उपयोजित लेखन पूरा खत्म करने के लिए। इसके अलावा 10 मिनट का समय बचता है पूरे पेपर को ढंग से और अच्छी तरीके से एनालाइज करने के लिए और चेक करने के लिए। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब सीक्वेंस की अगर बात करें तो मेरे पास 2 केसेस ऑफ सिनेरियो है, ठीक है, मेरे पास 2 केस ऑफ सिनेरियो है। पहले तो जान लो, समझ लो, उसके बाद आपको डिसाइड करना है किन सीक्वेंस में आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले केस ऑफ सिनेरियो की बात करूं तो पेपर की शुरुआत करेंगे 4th विभाग के साथ, विच इज व्याकरण, उसके बाद करेंगे गद्य विभाग, उसके बाद करेंगे पूरक पठन, उसके बाद पद्य विभाग और लास्ट में उपयोजित लेखन। इसका रीजन बताता हूं। देखो शुरुआत व्याकरण के साथ करते हैं तो 14 मार्क्स का ग्रामर वन शॉट 20 मिनट में खत्म करेंगे, 20 से 25 मिनट में, और उसको हटा देंगे, ठीक है। इसमें फिर कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि ये बीच में आया है। और इसको अगर क्लियर माइंड से करते हैं, सारे आंसर सही भी निकलते हैं तो 14 मार्क्स आपके कंफर्म है, या फिर 14 में 12 मार्क्स के ऊपर तो आपके कंफर्म है। इसलिए सबसे पहले मैंने व्याकरण को चूज किया, उसके बाद गद्य विभाग और उसके बाद पूरक पठन, ठीक है। इसके पीछे का रीजन बताता हूं। गद्य विभाग में 2 पैसेजेस मिलेंगे, ठीक है, 10-10 मार्क्स के, और पैसेजेस काफी इजी है आपके हिंदी के, बिकॉज उसमें ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस यानी कि आकलन कृति बहुत सारे हैं और वो सॉल्व करना बहुत इजी है, ठीक है। अब ये 2 पैसेजेस के बाद पूरक पठन क्यों चूज करना है, मतलब पूरक पठन को क्यों अटेम्प्ट करना है? पूरक पठन में एक पैसेज दिया जाता है और एक पोयम दिया जाता है, जिसमें सबसे पहला पैसेज है, उसके बाद एक पोयम है। अब यहां पे 2 पैसेज सॉल्व करने के बाद पूरक पठन का एक पैसेज सॉल्व करोगे, यानी कि 3 पैसेजेस को लाइन में सॉल्व करोगे, सीक्वेंस में सॉल्व करोगे, क्योंकि तीनों का फॉर्मेट अटेम्प्ट करने का, आंसर ढूंढने का, लिखने का सब कुछ सेम है। इसलिए पहले गद्य फिर पूरक पठन। अब पूरक पठन में पैसेज के बाद क्या आएगा? पोयम। पोयम पूरक पठन का 1 और पद्य विभाग के 2, तो ये भी 3 पोयम जो है वो एक लाइन में आप सॉल्व करोगे, यानी कि उनके क्वेश्चंस एक लाइन में आप अटेम्प्ट करोगे। इसीलिए मैंने 4th विभाग के बाद 1st विभाग, फिर 3rd और फिर 2nd रखा है। लास्ट में तो उपयोजित लेखन 75 मिनट्स का रखा ही रखा है, तो वो हमेशा हम लोग लास्ट में ही अटेम्प्ट करने वाले हैं। दिस इज केस 1 ऑफ सिनेरियो। सेकंड केस की अगर बात करूं तो यहां पर ग्रामर को मैंने एज इट इज रखा है, उपयोजित लेखन को एज इट इज रखा है, यानी कि 4th और 5th रखा है। शुरुआत हम लोग करेंगे गद्य विभाग से, उसके बाद अगेन पूरक पठन और पद्य और फिर व्याकरण और उपयोजित लेखन, ठीक है। उसके बाद अगर प्रेजेंटेशन टिप्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके गद्य, पद्य और पूरक पठन की, क्योंकि ये तीनों सेक्शंस के बेस पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करने का जो तरीका है, जो फॉर्मेट है, वो लगभग सेम रहने वाला है, जिसमें आकलन कृति के क्वेश्चंस है और पर्सनल रिस्पांस के क्वेश्चंस है, ठीक है। जिसमें अगेन आकलन कृति के क्वेश्चंस है और पर्सनल रिस्पांस के क्वेश्चंस है। फॉर्मेट अटेम्प्ट करने का सेम है, टाइम भी लगभग सेम ही लगने वाला है हर एक क्वेश्चन में। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस आंसर शीट को अगर ध्यान से देखते हो तो इसमें मैंने एक गलती की है, दैट इज यहां पर जो सेकंड मार्जिन में आपको बताता हूं हर बार जो मैं सेकंड मार्जिन भी आपको बताता हूं, वो सेकंड मार्जिन देखिएगा, मैंने बहुत
एंड में खींचा है, मतलब आंसर लिखने के बाद मैंने मार्जिन खींचा है, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। आंसर लिखने से पहले ही आपको यहाँ पे मार्जिन खींचना जरूरी है। इज दैट क्लियर फॉर यू? और इस मार्जिन के अंदर ही सब कुछ आपको समा देना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? दूसरी चीज जो यहीं पे आप देख सकते हो, दैट इज जो सब क्वेश्चन के सब क्वेश्चन है, जो सब क्वेश्चन के सब क्वेश्चन है, थर्ड सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1A, प्रश्न क्रमांक 1A का जो थर्ड सब क्वेश्चन है, इसका जो सब क्वेश्चन है यानी कि 1 2 3 4, इसको अंडरलाइन करना यानी इसको हाईलाइट करना काफी जरूरी है। अब यहाँ पे देखो प्रश्न क्रमांक 1A का सेकंड क्वेश्चन, उसका सेकंड सब क्वेश्चन, उसके भी दो सब क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन दिख ही नहीं रहे। अब ये सब क्वेश्चन नहीं दिखेंगे तो टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए व्हाट यू हैव टू डू इज उनको अंडरलाइन करना काफी जरूरी है। इज दैट क्लियर फॉर यू? यहाँ पर भी देखो सेकंड सब क्वेश्चन का फर्स्ट सब क्वेश्चन के दो सब क्वेश्चन है, तो इनको अंडरलाइन या फिर सर्कल करना जरूरी है, सो दैट दे गेट हाईलाइटेड। ठीक है, टीचर्स को चेक करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तीसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं, जो भी आंसर्स आप डायरेक्टली लिख रहे हो उनको अंडरलाइन करना ना भूले, बेसिक सी चीज है। बट कभी कभी, अब ये मैंने पेपर प्रेजेंटेशन बनाया था 2-3 साल पहले, उसमें भी मैं ये भूल गया था। ठीक है, यहां पर भी जहां जहां आपको जरूरत है, दुख का आंसर सुख है, प्रसन्न का अप्रसन्न है, बुरा का भला है, सदुपयोग का दुरुपयोग है, तो उसको अंडरलाइन करना काफी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहां पर भी ये वाला आंसर इसको अंडरलाइन होना जरूरी था और ये वाला आंसर इसको अंडरलाइन होना जरूरी था। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है जब आप छोटी छोटी चीजें जो मार्क्स कटते हैं, आधे मार्क्स, वो इसी चीज में कटते लास्ट में। नेक्स्ट चीज मैं बताना चाहता हूं, जहां पर आपका जो पैसेज वाला सेक्शन है उसमें इस प्रकार के आकलन कृति के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जहां पे आपको फ्लो चार्ट्स बनाना है। अब फ्लो चार्ट्स बनाते समय बच्चे यूजुअली करते ही करते हैं, मैंने गलती की है तो आप भी गलती कर सकते हो। सबसे पहले गलती जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज ये मार्जिन दिख रहा है आपको, ये मार्जिन के इस साइड पे किसी भी प्रकार का आंसर आना नहीं चाहिए। इवन इस मार्जिन के राइट साइड पे भी कोई भी आंसर जाना नहीं चाहिए, उसको कंसीडर नहीं करा जाएगा। इज दैट क्लियर फॉर यू? दूसरी चीज, यहां पर आप अपर मार्जिन देख रहे हो, ये जो अपर मार्जिन है इसके भी ऊपर किसी भी प्रकार का आंसर नहीं जाना चाहिए। इज दैट क्लियर फॉर यू? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब इस प्रकार के आंसर्स को आप लिख रहे हो जो कि फ्लो चार्ट में दिया है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज सबसे पहले आपको डेटा लिख लेना है। सबसे पहले आपको डेटा लिख लेना है और उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट डेटा आपको पेंसिल से जो फ्लो चार्ट है वो आपको बनाना है। क्या होता है ना, अभी मैं आपको बताता हूं इसमें गलती बच्चे क्या करते हैं। ठीक है, अब इसमें गलती क्या करते हैं, बच्चे पहले फ्लो चार्ट बना लेंगे। ठीक है, उनके हिसाब से ये फ्लो चार्ट उन्होंने बना लिया। अब फ्लो चार्ट में जब डेटा लिखने की बारी आती है, जब स्पेस कम पड़ता है, तो इसी में घिचमिट करते, इसी में घिचमिट करते, भले ही वो आंसर सही है, वो टीचर को समझ में नहीं आता है। और टीचर को अगर समझ में नहीं आया तो टीचर उस आंसर को कंसिडरेशन में बिल्कुल भी नहीं लेने वाले हैं और आपके यहाँ पर मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। समझ में आ गया? सबसे पहले डेटा लिखो, डेटा भी आपके मार्जिन को कंसिडर करते हुए ही आपको लिखना है और उसके बाद फ्लो चार्ट को बनाओ। इज दैट क्लियर फॉर यू? फ्लो चार्ट पेंसिल से ही बनना चाहिए एंड आपको स्केल की मदद लेना है। ये नहीं है कि पूरा का पूरा आपने हाथ से बना लिया, वो बहुत गंदा दिखता है। इसकी पेंसिल और स्केल की मदद से ही आपको ये बनाना है। नेक्स्ट चीज जो मैं बताना चाहता हूं, आपके गद्य पद्य और पूरक पठन में दो प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैंने अभी आपको बताया, एक तो आकलन कृति शब्द संपदा, ये हो गया आकलन कृति शब्द संपदा। उसके बाद ये पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चंस। टाइम को मैनेज करते समय व्हाट यू हैव टू थिंक, आपके दिमाग में यही चलना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है इजी वाले क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन है इजी वाले क्वेश्चंस, इनको अटेम्प्ट करने के लिए मुझे बस 30 to 40% ऑफ द टाइम को यूटिलाइज करना है। कौन से टाइम की बात कर रहा हूं? फॉर एग्जांपल, आपने ये चीज करने के लिए 10 मिनट का समय लिया है या फिर 15 मिनट का समय लिया है, तो 15 मिनट्स का 30 to 40% ऑफ द समय बस इतने के लिए बस 30 to 40% ऑफ द समय मैं यूज करूंगा या करूंगी। उसके बाद जितना भी 60 to 70% ऑफ द टाइम है वो ये पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए और लिखने के लिए मैं यूटिलाइज करूंगा या करूंगी। वाई? बिकॉज आपके पूरे पेपर में, हिंदी के पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स के लिए जो है, यानी कि इंग्लिश, हिंदी और मराठी को कंपेयर करें तो हिंदी के पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स के लिए पर्सनल रिस्पांस वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और बच्चों के मार्क्स उसी पर्सनल रिस्पांस में कटते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखना काफी जरूरी है। इसके बाद अगर व्याकरण के ग्रामर की बात करें तो ये वाला सेक्शन सबसे ईजी है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इसको अटेम्प्ट करते समय आपको ध्यान में रखना है कि ये जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स को मैं अटेम्प्ट करूंगा वो क्लीन एंड क्लियर रहने चाहिए। क्लीन एंड क्लियर का मतलब क्या है?
आंसर्स को लिखते समय किसी भी प्रकार की गंदगी, किसी भी प्रकार का स्क्रिबलिंग वर्क इज नॉट एट ऑल अलाउड। ये काफी साफ सुथरा रहना चाहिए सेक्शन, इसीलिए मैंने आपको कहा था सबसे पहले यही ग्रामर का कर लो, साफ सुथरा भी हो जाएगा, फ्रेश माइंड से भी कर लोगे, और ये 14 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है जिसमें 12 से ज्यादा तो आप आराम से स्कोर कर लोगे। दूसरी चीज क्लीन एंड क्लियर तो रहना ही चाहिए। दूसरी चीज आंसर्स को अंडरलाइन करना काफी जरूरी है। होता क्या है ना, मैं अभी आपको बताता हूँ, रियल फैक्ट बताता हूँ जो मैंने भी फेस किया। जब ग्रामर के आंसर्स को हम लोग लिख रहे होते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है, काफी बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यहाँ पर आंसर्स लिखते हैं और हम उसको अंडरलाइन करना भूल जाते हैं, और हम ये सोचते हैं कि पेपर जब खत्म हो जाएगा, लास्ट में जब लाइनें खींचूंगा तब मैं आके इसको अंडरलाइन करूंगा। तब आप अंडरलाइन करते भी हो, बट तब भी कुछ आंसर्स को अंडरलाइन करना भूल जाते हो। जैसे कि यहाँ पे कोई के आगे अनिश्चित वाचक सर्वनाम, इसको अंडरलाइन करना मैं भूल गया, ठीक है। ये एक टेबल था, इसका मैं टेबल बनाना भूल गया। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें है, आपको ध्यान रखना काफी जरूरी है। इज दैट क्लियर फॉर यू? तो ये अंडरलाइन करने की जो चीजें हैं वो साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। दूसरी चीज, जहां जहां पर आंसर फुल सेंटेंस में है, जहां जहां पर आंसर फुल सेंटेंस में आप लिख सकते हो, वो पूरे सेंटेंस में लिखो। जहां पर नहीं लिख सकते हो, वहां पर डायरेक्ट आप जो है आंसर लिख के उसको अंडरलाइन कर सकते हो। इज दैट क्लियर फॉर यू? और यहां पर जो भी आप लिख रहे हो ऐसे लिखो जो इजीली समझ आए, ज्यादा घिचमिड़ करने की जरूरत नहीं जिससे कंफ्यूजन पैदा ना हो टीचर्स के दिमाग में। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे उपयोजित लेखन यानी कि राइटिंग स्किल्स की, जो 26 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है आपके हिंदी के पेपर में। यहाँ पर इस आंसर शीट की मदद से सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने पहले भी बताया था आपको, ये जो साइड मार्जिन है ना, यहां पर आप देख सकते हो, जूम करके देखोगे तो ये बहुत ही एंड में साइड मार्जिन खींचा है, जिसके वजह से कुछ पार्ट ऑफ द आंसर चला जा सकता है, एंड दिस इज नॉट एट ऑल अलाउड, ध्यान में रखना। तो सबसे पहले साइड मार्जिन खींचना और उसके बाद ही अपने आंसर्स को लिखने की शुरुआत करना। इज दैट क्लियर फॉर यू? उपयोजित लेखन में आपको सीक्वेंस डिसाइड करना काफी जरूरी है, और सीक्वेंस से पहले जो टॉपिक्स आप अटेम्प्ट करने वाले हो उनको डिसाइड करना बैक ऑफ द माइंड काफी जरूरी है। सीक्वेंस क्या रहेगा आपका? सबसे पहले शुरुआत करेंगे लेटर राइटिंग की, ठीक है, पत्र लेखन की। उसके बाद आपका आएगा गद्य आकलन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? गद्य आकलन। पत्र लेखन में भी मैंने आपका औपचारिक पत्र बोला है और आपका औपचारिक ही प्रिपेयर करना, औपचारिक ही अटेम्प्ट करना है। गद्य आकलन के बाद आपको अटेम्प्ट करना है ये वाला, दैट इज विज्ञापन लेखन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? विज्ञापन। विज्ञापन के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो वृत्तांत है, इसको ऑप्शन है कहानी। वृत्तांत या कहानी जो भी आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सही लगेगा, या फिर जिसकी भी प्रिपरेशन आपने की है उसके साथ आप जाओगे। और लास्ट में आपको रखना है निबंध, लास्ट में आपको रखना है निबंध। अब ये तीन चीजें पहले क्यों अटेम्प्ट करना है अभी मैं आपको बताता हूं। अकॉर्डिंग टू मी, मैंने आपको क्या कहा था, 15 मिनट्स ईच क्वेश्चन को देना, ठीक है, 15 मिनट्स ईच क्वेश्चन के लिए रखना है, 15 5 75। पत्र लेखन में, गद्य आकलन में और विज्ञापन लेखन में 15 मिनट से पहले आप इन क्वेश्चंस को या फिर इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हो, सही है। अगर आप इन तीनों को सबसे पहले अटेम्प्ट करते हो और 15 मिनट से पहले इनको खत्म करते हो, तो जो भी बचा हुआ टाइम है, समझो पत्र आपने 10 मिनट में खत्म कर लिया, गद्य आकलन 10 मिनट में खत्म कर लिया, विज्ञापन आपने 10 मिनट में खत्म कर लिया, तो 5 5 5 जो 15 मिनट बचा है वो 15 मिनट आप ये वृत्तांत और कहानी और निबंध लेखन इसमें ऐड कर सकते हो, जिससे जो भी डेटा आपको लिखना है वो शांति से अच्छी तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये सीक्वेंस और उसके पीछे का टाइम मैनेजमेंट आपको हमेशा बैक ऑफ द माइंड चलते रहना चाहिए। दूसरी चीज अगर मैं बताने जाऊं, जैसे कि वृत्तांत हो गया, कहानी हो गया, निबंध हो गया, इसमें दो चीजें दिमाग में रखनी है। सबसे पहले इनमें हर एक में आपको टाइटल देना जरूरी है। ये मैंने फॉर्मेट वाली वीडियो में बताया था, फॉर्मेट वाला वीडियो 1.5x पे देख लेना, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक से फॉर्मेट का रिवीजन आपका हो जाएगा। किन किन चीजों को अंडरलाइन करना है, किस किस प्रकार से अंडरलाइन करना है, वो सारी चीजें मैंने उसमें बताई गई है। टाइटल देना और उसको अंडरलाइन करना जरूरी है। बच्चे टाइटल देते हैं बट उसको अंडरलाइन नहीं करते, ये सोचते कि लास्ट में करेंगे, बट लास्ट में घाई गड़बड़ जल्दबाजी में ये होता नहीं है। इसलिए आपको साइमल्टेनियसली ये अंडरलाइन भी करना है, साथ ही साथ पेंसिल साथ में रखते हुए, जैसे कि फॉर्मेट वाली वीडियो में मैंने बताया था, ये पूरा जो भी डेटा आप लिख रहे हो, कहानी हो, वृत्तांत हो, निबंध हो, इसको 2 से 3 या 3 से 4 पैराग्राफ में डिवाइड करो, ठीक है। पैराग्राफ्स में डिवाइड करने के बाद हर एक पैराग्राफ में कुछ गिने चीने चीजों को अंडरलाइन करो, जिससे उस पैराग्राफ में जो भी मेंशन किया है वो हाईलाइट हो जाए। अब इससे होगा क्या ना, टीचर्स जब इस चीज को चेक करेंगे, उनके पास सबसे पहले तो टाइम बहुत कम होता है चेक करने के लिए एक पेपर का, तो जब वो पेपर चेक करेंगे उनको पता चल जाएगा कि इस स्टूडेंट ने 3 से 4 पैराग्राफ में लिखा है अपना निबंध, अपना कहानी या फिर वृत्तांत। अब वो 3 से 4 पैराग्राफ में भी हर एक पैराग्राफ में उसने कुछ चीजें हाईलाइट की है, जिससे समझ में आ रहा है कि वो पैराग्राफ क्या कहना चाहता है। तो इसमें अगर ये
7 मार्क्स का है तो 7 on 7, 7 on 7 तो नहीं मिलेगा बट 6 on 7 तो आपको मिल जाएगा। 5 मार्क्स का है तो 4 4.5 तो आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से स्कोरिंग होता है जिस प्रकार से आप उसको प्रेजेंट करते हो। इज इट क्लियर फॉर यू? एक और चीज जाहिरात में बताना चाहता हूँ, यूजुअली जाहिरात यानी कि विज्ञापन में बताना चाहता हूँ। अब विज्ञापन लेखन में क्या होता है ना, बच्चों को लगता है जो बाहर का ड्राइंग है, ये जो ड्राइंग वाला पार्ट है, ये जो ड्राइंग वाला पार्ट है, ठीक है, ये ड्राइंग वाला पार्ट है, अंदर जो ड्राइंग हम लोग कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे मार्क्स है। नहीं, अंदर का जो डेटा आपको लिखना है, जो डेटा मैंने इसी फॉर्मेट वाली वीडियो में बताया था, वो डेटा जो आपको लिखना है उसके बेस पे मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। आपका समय ये ड्राइंग निकालने में, ये अंदर के छोटे छोटे चीज़ों को ड्रॉ करने में, उसको सजाने में, ये सारे डेकोरेशन में आपको ज़्यादा समय आपने इन्वेस्ट नहीं करना है। आपका ज़्यादा समय अंदर का डेटा जो आपने लिखा है, क्या वो सही लिखा है, सही फॉर्मेट में लिखा है और सही अमाउंट में लिखा है नहीं, इसको चेक करने में और इसको लिखने में आपको देना है। लास्ट वाला पार्ट आपका आएगा जहाँ पे आप उसको बॉर्डर करोगे या फिर उसमें कोई ऑफर वाला ड्राइंग है, फिर जो भी चीज़ आप बेच रहे हो उसको स्पेसिफिकली उसका ड्राइंग निकालने के लिए आप देने वाले हो। इज दैट क्लियर फॉर यू? एंड अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके उपयोजित लेखन के कुछ टॉपिक के आंसर्स को लिखते समय अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आपके रफ पेज की मदद जरूर लेना। मैं हर वीडियो में बताता हूँ रफ पेज की मदद लेना। जिन भी टॉपिक्स को अटेम्प्ट करने जा रहे हो उनके बारे में जो भी चीज़ें आपके दिमाग में है, जिनको एलॉबरेट करना है, उनको लिख लेना। सेम गोज फॉर आपके पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चंस। यहाँ पे आपके पर्सनल रिस्पॉन्स वाले जो क्वेश्चंस है, इनको भी डायरेक्टली लिखते समय अगर आपसे गलतियां हो रही है, क्योंकि ये तो पहले पेज पे लिखोगे, इनमें अगर आपसे गलतियां होने वाली है, आपको ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन है, गलतियां हो सकती है, तो रफ में उन भी चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ों में मेंशन करना, छोटी छोटी कीवर्ड्स की पॉइंट में मेंशन करना और इसी को पीछे जाके एलॉबरेट करना।